हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। मतलब थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में। यूनिट का मतलब क्या था? किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसकी नेचर वैसी ही हो जैसी हमारी क्वांटिटी की होती है, एंड दैट इज़ नोन एज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर दैट क्वांटिटी। मीन्स ए स्टैंडर्ड सेलेक्टेड फॉर measurement of a given quantity having the same nature as that of the given quantity is known as the unit of the measurement for that quantity। same nature का मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ की क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो जो यूनिट हमने उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करना है वो भी लेंथ की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर हम मास को मेज़र करना चाहते हैं तो जो हमने यूनिट सेलेक्ट करना है वो मास की फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नेचर का मतलब ये था। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये आई थी कि हम हर एक अलग क्वांटिटी को नया यूनिट प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया था। पहली के नाम दिया था हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड वन को नाम दिया था हमने डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको हम लोग आपस में एक दूसरे से ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते और इनकी हेल्प से हम बाकी सभी क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिक्स के अंदर तीन तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास को मान लो मैं कैपिटल M, लेंथ को L और टाइम को T से डिनोट कर रहा हूँ। मैकेनिक्स में ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और इनके अलावा जितनी भी बाकी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम इन तीनों क्वांटिटीज़ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो हमने क्या मेथड अडॉप्ट किया था इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? भी हर क्वांटिटी को उसका नया यूनिट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तो उनके यूनिट असाइन कर दिए, अपनी तरफ से स्टैंडर्ड मान लिए, और डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हमने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट की टर्म में कैलकुलेट कर लिए थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हम लोग सेलेक्ट करते हैं उनको नाम दिया गया था फंडामेंटल यूनिट्स, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं दे आर नेम्ड एज डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या है? यूनिट अपनी तरफ से क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड बॉडी हमने कंसीडर कर रखी है उसको कहा जाता है यूनिट। अब स्टैंडर्ड तो कोई भी तरह का कंसीडर किया जा सकता है, तो उस तरह से हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कई तरह के यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल थे। तो हमने क्या किया कि अलग अलग तरह के यूनिट्स हमने मान लो डिफाइन कर रखे हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो तीन तरह के ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, FPS, CGS और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट डिफाइन कर देते हैं वो, और उनकी हेल्प से बाकी सभी डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए वो, उन सब के मिला के जो एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट हमें ऑब्टेन्ड होगा दैट इज सेड टू बी ए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होगा? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज consisting of fundamental units and derived, DERI, derived units
obtained from them is known as the system of unit। भाई हमने इनके फंडामेंटल यूनिट्स मान लिए, उनके बेसिस के ऊपर जो भी डेराइव्ड यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, उन सब की जो कंप्लीट लिस्ट या सेट आ जाएगा, दैट इज सेड टू बी सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, पर उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं वो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होते हैं, FPS, CGS और MKS। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट का जो नोमेनक्लेचर है, उसका जो नाम रखा जाता है, वो उस सिस्टम के अंदर जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हमने रखे हैं उनके नाम का पहला पहला अक्षर मिला के हमने उनके नाम रखे हैं। जैसे मैकेनिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम। FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट, मास का यूनिट होता है पाउंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो फुट का ले लिया F, पाउंड का ले लिया P और सेकंड का ले लिया S। इस तरह से हमने इन तीनों अक्षरों को मिला के नाम बना दिया FPS। सिमिलरली CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट लिया जाता है सेंटीमीटर, ग्राम का मास का यूनिट लिया जाता है ग्राम और टाइम का यूनिट लिया जाता है सेकंड। तो सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकंड का S, तीनों मिला के बना दिया CGS। सिमिलरली MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS सिस्टम बना दिया था। अब ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साइंटिस्ट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, और हम चाहते थे इन तीनों में से ही कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के तौर पे यूज़ किया जा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी में कुछ ना कुछ मेरिट्स थी, किसी ना किसी की कुछ डीमेरिट्स थी, सभी की। तो किसी की कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, पर उनमें जो सबसे सुटेबल आ रहा था हमारा, वो कौन सा था? MKS सिस्टम। पर इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स हमने डिफाइन कर रखे थे जो मैकेनिक्स के अंदर यूज होते हैं। अगर हम अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस में जाते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए इस सिस्टम में कोई यूनिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए इसके अंदर कोई फंडामेंटल यूनिट डिफाइन नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस सिस्टम ऑफ यूनिट को सिलेक्ट करना था उसके लिए हमने MKS सिस्टम का यूज़ किया, पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने के बाद या इसको एक्सटेंड करने के बाद, थोड़ा बढ़ाने के बाद हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया, दैट इज नेम्ड एज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे पहली बात, SI की फुल फॉर्म क्या है? SI जो है दैट इज एन एब्रीविएशन of ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, फ्रेंच में है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम का S, इंटरनेशनल का I, मिलके हमने बना दिया SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि SI सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो SI सिस्टम जो है दैट इज बेसिकली ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो ये एक तरह से MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं और उनके यूनिट्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए। अब वो क्या क्या है हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स is based upon 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब वो कौन कौन से हैं हम उनको यहाँ पर एक टेबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीरियल नंबर, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, यूनिट्स उनके और उन यूनिट्स का सिंबल। पहली 3 क्वांटिटी तो वही जो MKS सिस्टम की है, मैकेनिक्स वाली तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम। मास का फंडामेंटल यूनिट यूज किया जाता है किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट कर देंगे kg से। लेंथ का SI सिस्टम है, SI सिस्टम में यूनिट लिया गया है मीटर, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। टाइम का SI यूनिट है सेकंड, स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। फोर्थ इज द इलेक्ट्रिक करंट, जिसका SI यूनिट है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, कैपिटल A सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट हम यूज करते हैं केल्विन, स्मॉल k सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। 6th वन इज द लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट है कैंडेला, C स्मॉल d से इसको डिनोट किया जाता है। एंड द 7th वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसका SI यूनिट है मोल, MOLE, मोल, इसको डिनोट किया जाता है सिंबल MOL से। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने SI सिस्टम के अंदर कंसीडर किए हैं और उनके ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उनके सिंबल्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। अब इनमें बाकी सभी क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें रह गया कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है या एक सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है, ये उस लाइट की एनर्जी कितने रेट से, कितनी तेजी से, कितनी ज़्यादा तेजी से निकल रही है, उसको मेज़र करने की एक क्वांटिटी है। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो ये एक तरह से किसी भी सोर्स की चमक को या उसकी ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है, मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस बल्ब की सरफेस है मान लो सर्कुलर शेप की, इससे लाइट रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, तो इसके सरफेस के यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितनी लाइट एनर्जी एमिट होगी वो कहलाएगी उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको मेज़र करने के लिए हम यूनिट डिफाइन करते हैं कैंडेला CD से। ये आपके बाद में ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारी डिटेल में आएंगे, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब SI सिस्टम में हमने इनिशियली क्या किया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके उनके यूनिट डिफाइन कर दिए, ये एक नया सिस्टम बना दिया। लेटर ऑन हमें ये बात ऑब्जर्व हुई कि नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं और उनके भी यूनिट अपने को डिफाइन करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने इन 7 के अंदर 2 एडिशनल और क्वांटिटीज ऐड कर दी, जिनको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज
और उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें पहली सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है प्लेन एंगल, जिसका SI यूनिट होता है रेडियन, RAD सिंबल से डिनोट किया जाए, स्मॉल लेटर। दूसरा सॉलिड एंगल, इसको डिनोट किया जाता है, इसका SI यूनिट है स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। इसको डिनोट किया जाता है SR स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब प्लेन एंगल का मतलब क्या है? एक प्लेन सरफेस के अंदर किन्हीं दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द प्लेन एंगल, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। कोई भी दो लाइनें लेते हैं, उन दोनों लाइनों की डायरेक्शंस के बीच में, लाइंस की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल मेड होगा दैट इज सेड टू बी प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। मान लो ये एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, हमने एक स्फीयर मान लिया। जैसे आप लोग इमेजिन कर सकते हो एक बॉल या फिर एक एप्पल कंसीडर कर लो, और उसकी ऊपर वाली सरफेस से एक लेयर काट लो। मान लो हमने उसकी ऊपर वाली सरफेस से कुछ पार्ट काट लिया, ये वाला पार्ट अपन ने सरफेस से काट लिया। अब इस सरफेस के हर एक पॉइंट को अगर हम उसके सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन है बोर्ड का, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस की, तो अगर हमारे पास एक सरफेस है, मान लो हमने उस सरफेस को काट लिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ वाली सरफेस, एक स्फीयर था, उस स्फीयर की सरफेस मैंने काट दी इतनी। अब इस सरफेस के हर एक पॉइंट को मुझे उसके सेंटर से ज्वाइन करना है। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो। तो जब सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो सरफेस बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर ऐसा, मतलब जैसे आप लोगों का वो जो आइसक्रीम वाला कोन है वैसी सरफेस बन जाएगी। ठीक है। तो वो जो एंगल बनेगा दैट इज सेड टू बी द सॉलिड एंगल मेड बाय दैट सरफेस एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। अगर स्फीयर की बात करें, मतलब सॉलिड एंगल जनरली किसी सरफेस के कारण एक पॉइंट पर बनता है। कैसे? उस सरफेस के हर एक पॉइंट को, एंड pॉइंट्स को हमने उस गिवन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। तो वो जो सारी लाइनें मिलके जो सरफेस बनाएंगी, उस पॉइंट पर जो कोण बनेगा, उस कोण का जो एंगल होगा दैट इज सेड टू बी द सॉलिड एंगल मेड बाय दैट सरफेस एट द गिवन पॉइंट। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सरफेस अपन ने काट ली, तो इसके हर एक पॉइंट को अगर मैं एंड एक गिवन पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा। उस कोण का जो एंगल होगा दैट इज सेड टू बी द सॉलिड एंगल मेड बाय दिस सरफेस एट दिस पॉइंट ओ। ठीक है। ये मैंने एक स्फीयर का एग्जांपल देके समझाया। जनरली हम लोग किसी भी सरफेस के कारण किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सॉलिड एंगल को मेजर कर सकते हैं, और उनको मेजर करने का ये तरीका है। अब यहाँ पर मतलब हमारे पास एक ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये उनके सिंबल हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, कि आप लोग अगर देखो इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, इसके अलावा हमारे SI सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं बाय द नेम ऑफ द scientist which provides the major contribution in the invention or in the research of those particular types of the quantities। रिपीट कर रहा हूँ बात को, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा SI सिस्टम में कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज के भी यूनिट्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनके नाम हमने कुछ साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखे हुए हैं, जिन साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल फोर्स का SI यूनिट हमने डिफाइन कर रखा है न्यूटन, जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल N सिंबल से। इसके अलावा वर्क या एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल, कैपिटल J सिंबल से, साइंटिस्ट के नेम पे है ये। पावर का SI यूनिट होता है वॉट, कैपिटल W सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अलावा
इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वो भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट, जिसका एस यूनिट डिफाइन किया टेस्ला, कैपिटल टी सिंबल से डिनोट किया। इस तरह से और भी कई हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका एसआई यूनिट हमने डिफाइन कर रखा है वेबर, WB से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। अब जब भी किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिखना होता है तो यूनिट लिखने के दौरान हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, कुछ यूनिट्स के सिंबल तो अपन ने स्मॉल लेटर से लिख रखे हैं, ठीक है, और कुछ यूनिट्स के सिंबल हमने कैपिटल लेटर से लिख रखे हैं। अब ये क्या चक्कर है और हमें कैसे पता चलेगा भी किस क्वांटिटी का यूनिट का नाम हमने स्मॉल लेटर में लिखना है, किसका नाम हमने कैपिटल लेटर में लिखना है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं, कुछ जनरल से रूल्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द यूनिट्स। सो सम कॉमन रूल्स for writing the names of the units। सबसे पहली बात तो ये है that the name of the unit is always written in singular form but not in plural form। मतलब हमें एक वचन की फॉर्म में लिखना है, बहुवचन सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना। जैसे अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो हमने लिख दिया 1 न्यूटन। अगर उसके ऊपर 10 आ गया, मतलब प्लुरल फॉर्म आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स, ये नहीं कहना, हमें न्यूटन ही वर्ड यूज करना है। क्योंकि अगर आपको याद हो पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर की बात, तो हमने कहा था कि ये दोनों मिलके एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर फोर्स है। तो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं। पहला लेटर जो है सिंबल, वो अपना न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि हमारा यूनिट उस क्वांटिटी में कितनी बार आ रहा है। और दूसरा ये जो वर्ड लिखा है ये बताता है कि हमने यूनिट कौन सा यूज कर रखा है। कई यूनिट नहीं यूज कर रखे, हमने तो एक ही यूनिट यूज कर रखा है ना, तो उसका नेम लिखना है, सिर्फ नेम लिखना है, प्लरल फॉर्म नहीं लेनी आपा ने। तो इसीलिए हम जब भी राइट अप करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग सेंटीमीटर लेंथ की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ही करेंगे, सेंटीमीटर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे कभी भी। सिमिलरली फोर्स की बात, जैसे न्यूटन है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 1000 न्यूटन ही रहेगा, न्यूटन्स या सेंटीमीटर्स नहीं बनेगा कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी एक यूनिट का फुल नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। द फुल नेम ऑफ ए यूनिट इज रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट्स ओनली। मतलब जब भी हम पूरा नाम लिखेंगे, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, न्यूटन, डाइन, जूल, वॉट, जो कुछ भी लिखना है, अगर पूरा नाम लिखोगे स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। पर अगर आप उसका सिंबल यूज करते हो और अगर वो नेम, अगर उस यूनिट का नेम किसी साइंटिस्ट के नेम पर है और हम उसका सिंबल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से लिखना है। और अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है तो उस कंडीशन में चाहे पूरा नाम लिखो चाहे सिंबल यूज करो, स्मॉल लेटर का ही यूज किया जाएगा। सो इफ द नेम ऑफ द यूनिट इज आफ्टर द नेम ऑफ ए scientist, then its symbol
is represented by a कैपिटल अल्फ़ाबेट। और अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है तो चाहे पूरा नाम लिखो चाहे सिंबल यूज करो, हमने उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। सो दिस इज अबाउट योर एसआई सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और उसके कुछ कॉमन रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द यूनिट। अब उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग एसआई सिस्टम को यूज करें अगर, तो उसका क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।